अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सियासी महाज गर्म होता जा रहा है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो अभी तक कानूनी एतबार से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी जो नाअहली जो है एक वजह उनकी वो सज़ाएँ हैं जो एहतसाब अदालत ने उनको दी हैं। एक एवनफील्ड की थी और दूसरा अल अज़ीज़िया की। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो नवाज़ शरीफ की अपीलें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले बहाल कर चुकी थी। अब वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 21 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब ये मामला शुरू होगा तो ये दोनों सज़ाएँ अगर मुअत्तल होती हैं या ख़त्म होती हैं तो फिर नवाज़ शरीफ जो है इलेक्शन लड़ पाएंगे। और जो शेड्यूल है, जो तारीख़ का ऐलान हुआ है, उस हिसाब से 17 और 21 दिसंबर के बीच कागजात नामजदगी का कोई तारीख़ बनेगी। उससे पहले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन अपीलों का भी फ़ैसला करना पड़ेगा। दूसरी आम खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें जो उनकी समाअत हुई थी, उसकी आखिरी समाअत, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है। बड़ी खबर यही थी कि उसमें एक इंक्वायरी कमीशन बन गया है। 2 रिटायर्ड पुलिस अफसर और एक हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट पर मुश्तमिल वो इंक्वायरी कमीशन अब फैज़ाबाद धरना के जो मशकूक किरदार हैं उनकी शनाख्त करेगा और सज़ाओं को तजवीज़ करेगा। तो उसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ है उसमें कुछ इंकशाफात हुए हैं। चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ से पहले ओहदे पे बराजमान थे कि उन्होंने 4 साल तक फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी इदारों की तरफ से और कुछ सियासतदानों की तरफ से, वो क्यों नहीं लगने दी और ये गलती किसकी है, ये भी आज तहरीरी हुक्मनामे में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने बता दिया है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे सियासी बयानबाजी की, सियासी बयानात की, जो बज़ाहिर तो वोटर को जज्बाती करने के लिए काफ़ी हैं मगर फिर बहुत से सवालात भी उठाते हैं। ख़ास तौर पे जब नौजवान सियासतदान ये कहते हैं कि अब बाबों की सियासत का वक्त नहीं है, उनको घर बैठना चाहिए, तो इससे उनकी मुराद क्या है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब, नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें 21 नवंबर को मुकर्रर हो गई है समाअत। अब ये होगा क्या 21 नवंबर को, ये कौन कौन सी अपीलें हैं? एवनफील्ड रेफरेंस है एक अपील और दूसरी अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। 2 अपीलें हैं। इसमें नैब को पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं, बल्कि जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो बड़ा क्लियर अल्फाज में बेंच ने ये पूछा था कि नैब बता दे कि ये अपीलें वो चलाना चाहते हैं या नहीं। जब नैब बार बार हर पॉइंट पे कंसेंट दे रहा था तो उस वक्त ये सवाल सामने आया था, बल्कि एक टाइम भी दिया गया था कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट हियरिंग पे आप आकर बताएं कि क्या आप इनको चलाना भी चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, ताकि मजीद वक्त ज़ाया ना हो। तो नेक्स्ट डेट पे जब नैब प्रोसिक्यूटर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम जैसे अपीलें मुकर्रर होंगी तो हम ये जवाब तब देंगे। अब 21 नवंबर के लिए नैब का नोटिस भी है और बज़ाहिर जो एक सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो एक जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जो अपील है उसमें मरहूम जज अरशद मलिक की जो वीडियो वाला मामला था, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रेफर किया था हाई कोर्ट को कि आपने अपील डिसाइड करने से पहले इस पॉइंट को पहले डिसाइड करना है। तो इट मीन कि अगर उस पॉइंट पे नैब ये कंसेंट दे दे कि इस पॉइंट को अदालत कंसिडर करे, या तो अदालत इसको रीट्रायल खुद ट्रायल कर ले या उसका नैब कोर्ट का जो फैसला है उसको सेटिसाइड करके पीछे जो है साहब अदालत को भेज दे, अल अज़ीज़िया रेफरेंस की हद तक। और जो एवनफील्ड रेफरेंस है वो तो मेरा ख्याल में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही अब होना है, क्योंकि जो मरियम नवाज हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी अपीलों पर जो फैसला आया था वो क्यों उसमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि नवाज शरीफ का रोल भी नैब एस्टेब्लिश नहीं कर सका, तो इसलिए अपीलें अब बहाल हो चुकी हैं और जो बेंच है वो पहले ही इस हवाले से माइंड भी डिस्क्लोज कर चुका है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों अपीलों में कोई बहुत बड़ी को बहस होती नजर नहीं आ रही। तो आप ये भी देख रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इन दोनों मुकदमात में बरी हो जाते हैं और अगर किसी भी मामले में रिमांड नहीं होता केस,
तो फिर नैब तो कम से कम अपील नहीं करेगी उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि नैब तो इत्तफाक कर रही है, कंसेंट दे रही है कि कोई एविडेंस नहीं है, उन्हें एतराज़ भी नहीं था ज़मानत के हवाले से, सज़ाओं के सस्पेंड होने के हवाले से। तो आप कम से कम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा नवाज शरीफ का? नहीं, नैब बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें थी, उन पर जो फैसला आया था, नैब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, तो वो अब फाइनलिटी जो है वो इख्तियार कर चुके हैं और वो डेफिनेटली अभी डायरेक्टली फ़ायदा होगा। बल्कि एक हियरिंग में जो बेंच है उसकी जानिब से पूछा भी गया था कि क्या नैब ने वो जो फैसला था उसको चैलेंज किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं किया। तो इट मीन के एवनफील्ड रेफरेंस में वो फैसला जो है वो नवाज शरीफ को फायदा देगा, और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में टेक्निकली एरर है वो भी फायदा देगा। एजाज से सब पहले तो नैब का कानून बदलने की कोशिश की शहबाज शरीफ हुकूमत ने, और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए, मगर फिर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उसको गैरानी करार दे दिया और बहुत सारे जो नैब की तरामीम थी उनको कलअदम कर दिया। तो नैब का कानून तो नहीं बदल सका उस पैमाने पर, मगर नैब बदल गया है। तो आप नैब के इस यू टर्न को या नैब की मौजूदा क़यादत के इस यू टर्न को कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि एक इदारा, नैब जैसा इदारा, अदालत में खड़े हो के आप उसके वकील कह रहे हैं तो हमें तो कोई एविडेंस नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, तो ये जो कुछ पहले होता रहा क्या उसका किसी को हिसाब देना चाहिए और किसी को हिसाब लेना चाहिए? मती भाई, जो नैब का इदारा है ना, ये सिविल डोमेन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, स्ट्रेटजिक इदारा है, आउटपोस्ट है जी। अब मामला ये है कि इस पोजीशन के ऊपर एक आदमी आया था जो कि जिसकी अप्रूवल नहीं थी, वो था आफ्ताब सुल्तान। ठीक है, आप उन आफ्ताब सुल्तान के दौर में देख लें कि क्या क्या हुआ था, और फिर उस बंदे ने रिज़ाइन किया था और क्यों रिज़ाइन किया था। तो जिस वक्त आफ्ताब सुल्तान ने रिज़ाइन किया था तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी वो हमारी जो पावर्स दैट भी हैं वो करवाएंगी, और फिर करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने वो पोस्टिंग की, और फिर जब ये पोस्टिंग हुई है तो उसके बाद ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में ओपन एंड ये सारी दुनिया के सामने है कि ये चीज़ें चलनी किस तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले सही हुआ था और अब गलत हो रहा है, या पहले गलत था और अब सही हो रहा है? मैं समझ नहीं। मती भाई, बात ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल की अपॉइंटमेंट और जस्टिस जावेद इकबाल क्या करते रहे अपने दौर में, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि किस तरीके से सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरीके से नोटिस लिया करते थे, किस तरीके से जो है सजाएं दिलवाने के लिए नोटिस भी लिया करते थे। ऐसे ही तो उनके दौर के अंदर जो नैब जिस तरीके से काम करती रही, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन से पहले गिरफ्तारियां शुरू होनी हो गई। वो कमरुल इस्लाम राजा की गिरफ्तारी हुई थी, फिर उन्हीं के दौर में वो हनीफ अब्बासी की गिरफ्तारी हुई, एहसन इकबाल की गिरफ्तारी हुई, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल अदालतों ने लगाए। तो आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजाएं गलत तरीके से दी गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, और अब अगर वो ख़त्म हो रही हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं? देखिए मती भाई, बात यह है कि इसमें क्या कहेंगे, इसमें एट दैट टाइम उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा विजिबल था कि नवाज शरीफ के केस में किस तरीके से उनका नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उनको डाला गया, और आपको पता है सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी। वो तो पूरा प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल था कि पहले सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे रही है और बाद में ट्रायल कोर्ट, हालांकि पहले ट्रायल कोर्ट होता है और बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो सारा जो प्रोसेस है वो तो सारा ही ख़राब था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो नवाज शरीफ साहब जिस प्रोसेस में आए हुए हैं, ये भी कोई कानून के कोई जो जैसे कहते हैं कोई आला मयार अभी भी कायम नहीं हो रहे। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आप वो जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से किसी को सज़ा देते हैं तो उसको जज़ा मिलने का तरीके की भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं होता, जाहिर है। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का एक फुटप्रिंट नज़र आता था और अभी भी फुटप्रिंट नज़र आता है इन दिस वे कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता क्लियर किया। मुजाहिद मसूद साहब, अगर उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का बूट प्रिंट था या फुट प्रिंट था और अब भी अगर है, तो फिर बदला क्या है? नवाज शरीफ साहब जो हैं किस बुनियाद पर एक जमहूरी लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं? आप दोनों भाइयों के सामने बात करते हुए मुझे झिझक तो बहुत होती है। एजाज साहब और मती भाई, आप और साकिब बशीर साहब भी तशरीफ फरमाएं, लेकिन मेरे ख्याल में फुटप्रिंट तो वही है, फिंगरप्रिंट बदला है।
अच्छा, फिंगरप्रिंट और ये नहीं, आप समझती हैं ना कि फिंगरप्रिंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो वो हमारे लिए, हम जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, उसमें कोई खास अच्छी खबर नहीं है। ना कल हम हरफ कानून के पाबंद थे या हरफ कानून से कोई तवक्को रख सकते थे, और ना आज। ना कल जो हो रहा था उसमें हमारी मर्जी थी, और ना आज जो हो रहा है उसमें हमारी मर्जी थी। सियासत एक नामियाती अमल है, और कानून जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ डिस्पेंसिंग द जस्टिस ट्रस्ट मैकेनिज्म है। ना कल वो मैकेनिज्म जो है वो तरीके से काम कर रहा था। अब जिस तरह से घड़ी की सुइयों की तरह टिक 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 हो रही है, 4 साल ये जो फैजाबाद धरने वाला मामला है ये क्यों पड़ा रहा? और मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए भी थे तो सबके इल्म में था कि वो बैन ही उसी तरह गए थे जैसे वो 2000 में गए थे। जैसे सदर जरदारी साहब जो है वो 2012 में और 2015 में दुबई गए थे, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 82 में और 98 में गई थी। तो बुनियादी इक्वेशन तो फिर वही है, एक तरफ अवाम के नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ रियासती ताकतों का आई होप के द वर्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और अगर रियासती अदारों को अवाम ने अमानत के तौर पे जो अख्तियारात दिए हैं वो इस तरह से इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, जैसे जावेद इकबाल साहब नैब में और साकिब निसार साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और उनके बाद और उनसे पहले बहुत से और फिर नैब में भी, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए ऑप्टिमिस्टिक होने की कोई वजह बाकी नहीं बढ़ती। अच्छा, वजह मसूद साहब, अब जो आपको सुनने वाले हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर पहले भी नाइंसाफ़ी हो रही थी और अब भी गलत तरीके से इंसाफ लिया जा रहा है, तो फिर वोटर का क्या फ़र्ज़ बनता है? वोटर क्या करे? किसको वोट देना चाहिए वोटर को? उसी को वोट दे जिसको उसका ज़मीनी इजाज़त देता है, जिसका प्रोग्राम उसको पसंद आता है। लेकिन वोटर को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये हर एक के जुलूस के पीछे नफीरियां और ताशे बजाते हुए निकलना ये बाशऊर कौमों का काम नहीं है। ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अब वोटर अगर बेचारा जुलूस में भी शामिल ना हो बजाज साहब, तो घर बैठ के ये वो बिल्कुल हो, लेकिन इस शऊर के साथ हो कि ये जो बलूचिस्तान गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो हजरात कल तक बाप में थे वो मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं, और ये मुस्लिम लीग नून में ना आते तो पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लेती। तो अवाम को ये पूछने का हक तो है ना सियासी जमातों से, तो साहब ये जिन्हें आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, अगर ये इलेक्टेबल्स ही ने इलेक्शन लड़ना है और आपने इनके बल पे इक़्तिदार में आना है, तो फिर आपके सियासी जमात बनाने का क्या फायदा हुआ? वो तो अपने अपने इलाके में चौधरी हैं, कोई सरदार है, कोई वडेरों हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? वेयर इज द डेमोक्रेटिक डायनामिक्स इन द डेमोक्रेटिक? बिल्कुल सही। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं वो कहीं सिलेक्टेबल्स तो नहीं होते दर हकीकत? मैं उन्हें ना इलेक्टेबल कहता हूँ ना सिलेक्टेबल कहता हूँ मती भाई, मैंने उनके लिए लफ्ज रखा हुआ है, वो है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है। एयानतकार नहीं सर, नहीं, ये बहुत मखसूस टर्म है कोलैबोरेटर। ये काबज गनीम के साथ अपने मुफाद के लिए अपने वतन से धरती से गद्दारी करने वाले को कहते हैं किंग्स पार्टी। जो बंदा आप कह लीजिए, लेकिन ये कोलैबोरेटर का तर्जुमा नहीं है। कोलैबोरेटर इतना बुरा लफ्ज है कि मतलब नाज़ियों के, आप ये कहना चाह रहे हैं कोलैबोरेटर सिर्फ अंग्रेजों में होते हैं, यहाँ पे इस खित्ते में नहीं होते? नहीं, हमारे पास लफ्ज नहीं है, लोग हैं, लफ्ज नहीं है। ये कैसे इतना गंदा लफ्ज इजाद नहीं हुआ वो? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ज़बान में इतना गंदा लफ्ज नहीं है। ये पीठ पे छुरा घोंपने वाले, अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंपने वाले अपने या छुरा घोंप नुकसान पहुंचाने वाले, अपने मुफाद के लिए गनीम से जो है वो ताउन करने वाले। सही। वजाह मसूद साहब, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
कि माजी में कौन कौन कोलैबोरेटर रहे, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तहरीरी फैसला आज हुक्मनामा जारी किया है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, उसमें ये पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस अपने हुक्म में लिख रहा है कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी गलती थी और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ हसास मुकदमात को नहीं लगाया गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।